हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों विषयों से 30 क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे, और 10 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी है हमारे प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बंगाल का युद्ध 1770 से हुआ था। सूची सेकंड से इसका मिलान करना है कि कौन सा युद्ध किससे संबंधित था, रॉबर्ट क्लाइव से, बेंसीटाट से, कर्टियार से। तो दोस्तों आपको पता होगा प्लासी का युद्ध जो था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, बक्सर का युद्ध बेंसीटाट अर्थात कैप्टन मुनरो से संबंधित था, और बंगाल का युद्ध कर्टियार के नेतृत्व में हुआ था। सो ये क्रम से सारे ऑप्शन ठीक हैं, A1 B2 C3, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी पीछे पढ़ा था हमने कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन ए राइट। डिटेल्स में पढ़े तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने, चार्ल्स आयरकूट ने। दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बताना है कि बंगाल का जो द्वैत शासन था वो कब से कब तक चला था। 1757 से 1767 तक, या 1764 से 1793 तक, या 1765 से 1772 तक, या 1760 से 1793 तक। तो दोस्तों बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि प्रस्तावित की गई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय हैदराबाद का निजाम था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो इसके अतिरिक्त सहायक संधि करने वाले कुछ राज्य थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद सितंबर 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, और पेशवा दिसंबर 1803 ईस्वी में, बरार भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, और ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकारा था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताना है कि जो तीसरा युद्ध होने वाला था आंग्ल मैसूर युद्ध का, उसे रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इनके बीच 18 मार्च 1792 को और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपको पता होगा कि राज्य हड़प नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की थी, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। सतारा का 1848 में, जोधपुर का 1849 में, संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में। इसके अतिरिक्त राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णयों को डॉक्टरेटों ने स्वीकार कर दिया था। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय ने, गुरु हरिकिशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने। तो दोस्तों जो सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था वो गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो जफरनामा अर्थात विजय पत्र भी इसको कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड वेंटिक। बताने कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए राइट। डिटेल्स में पढ़े तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों जो गुरु नानक जी की जीवनी थी वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो गुरु अर्जुन देव जो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे, सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था, अर्थात जो खालसा पंथ था उसका प्रवर्तन प्रचार या स्थापना किसने की थी, हरराम ने, हरकृष्ण ने, गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर ने। तो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया था और इन्होंने ही इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। डिटेल्स में पढ़ें तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। खालसा का अर्थ खालिद अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, कैनिंग के, हेस्टिंग्स के, क्लाइव के या कॉर्नवालिस के। दोस्तों सिराजुद्दौला जो था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन सी राइट। डिटेल्स में पढ़े तो प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल की नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा ने, बंगाल के नवाब ने। दोस्तों बंगाल के नवाब ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बाकी ऑप्शन 1, 2, 3 इज राइट। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा ने संधि की थी। सो इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो सहायक संधि करने वाले कुछ राज्य थे, जिसमें हैदराबाद सितंबर 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1803 ईस्वी में, बरार भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा 10 सिख गुरु हुए थे, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक देव, फिर अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह लास्ट थे। इसमें इसी क्रम से बताना है। तो नानक देव के बाद आपको पता है अंगद देव आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तेग बहादुर के बाद लास्ट गोविंद सिंह आते हैं, ये भी गलत है। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास आते हैं, तो यहाँ गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, यहाँ अर्जुन देव दिया, ये भी गलत है। इसके बाद गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह लास्ट में, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ क्रम से चारों ठीक हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, क्रम से इन्हें लगाकर भी देख सकते हैं। जैसे गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरु हुए थे सिख संप्रदाय में। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी किन के बीच संपन्न हुई थी, अर्थात जो सुगोली की संधि हुई थी वो किन के बीच संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के, अवध का नवाब और नेपाल के। दोस्तों सुगोली की संधि जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए राइट। डिटेल्स में पढ़े तो 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगोली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुई इस संधि में बंटवारे की बू आ रही थी। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में और बांडीवास में। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में रंगपट्टनम में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू सुल्तान पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे हड़प नीति के तहत। झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, या मैसूर, सतारा व भावनगर। दोस्तों हड़प नीति के तहत झांसी, नागपुर व सतारा को हड़पा गया था, इसलिए ऑप्शन वी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था, जिसमें सतारा 1848, जयपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 में इन राज्यों का विलय किया था। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डॉक्टरेट उन्होंने स्वीकार कर दिया था। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे, अर्थात ठगी प्रथा से कौन से संबंधित है, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी या रिपन। तो दोस्तों ठगी प्रथा के उन्मूलन से बेंटिक गवर्नर जनरल बेंटिक संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1858 से 1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजों को बताया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसके बाद हम ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन को रीड करेंगे। वोडियार के शासक थे, बताना कि वोडियार के शासक कौन थे, सॉरी वोडियार कहाँ के शासक थे, मैसूर रियासत के, ट्रावणकोर के, विजयनगर के, इनमें से कोई नहीं। तो वोडियार जो थे मैसूर रियासत के शासक थे, इसलिए ऑप्शन ए राइट। डिटेल्स में पढ़े तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडियार वंश के शासक यदुराया वोडियार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था। सो ये हिस्ट्री के हमारे 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन को रीड करेंगे।
तो पहला प्रश्न है हमारा ज्योग्राफी का, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, बताना कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत की। 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो पार्ट 6 वाली है जिसमें हमने इसके लास्ट 10 क्वेश्चन को रीड किया था, उसमें बताया था कि पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की वो 3214 किलोमीटर है। इसलिए यहाँ पूरब से पश्चिम पूछा है तो ऑप्शन ए इज राइट, 2933 किलोमीटर। डिटेल्स में पढ़े तो 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है जो कि देश का मानक समय भी है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। दोस्तों भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 75,166 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताने कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत 10.7% भाग आता है। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर ही उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7% पर, 18.6% पर, 29.3% पर या 43% पर। दोस्तों जो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है वो 29.3% भूभाग पर पाया जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग जो है वो 29.3% है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? बताना है पठार का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। दोस्तों 27.7% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जैसे कि पीछे पढ़ ही चुके हैं, और जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग जो है वो 29.3% होगा। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बताना मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। दोस्तों मैदान का विस्तार जो है वो 43% भूभाग पर पाया जाता है। डिटेल्स में पढ़ें तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग जो 29.3% हुआ, जो कि पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। समुद्र से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर ही है, जबकि शेष 43.0% पर विस्तार मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताना कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। दोस्तों 12 मील की दूरी पर है हम। डिटेल्स में पढ़ें तो प्रादेशिक समुद्री जल सीमा टेरिटोरियल सी, आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? संलग्न क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये 24 मील की समुद्री मील दूरी तक है। डिटेल्स में पढ़ें तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली और तीसरा वित्तीय अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी का आज का, ये भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील। दोस्तों यहाँ 200 मील की दूरी पर है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की दूरी पर है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं:
200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण करने का भी अधिकार है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। सो ये हुए हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के इसके शुरू के 10 क्वेश्चंस रीड करना चाहते हो, हमारी पार्ट 6 वाली वीडियो में हमने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर इन्हें देख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।